हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए हम लोग रिवीजन सीरीज कर रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का, और मैथमेटिकल फिजिक्स में ये यूनिट नंबर 2 का रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। और इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि अभी जो यूनिट नंबर 2 का जो रिवीजन होने वाला, ये करीबन मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ इसके अंदर, और इंपॉर्टेंट चीज़ों का रिवीजन करवा रहा हूँ। और रिवीजन इस तरीके से करवाऊंगा कि आपको एक बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। और मैं जो करवाने वाला हूँ उसमें से, इस यूनिट में से, यूनिट नंबर 2 में से, जहाँ तक अगर बहुत ही अलग तरीके से पेपर नहीं बने, तो नॉर्मल जिस तरीके से पेपर बनते हैं तो उस तरीके से अगर रहा सब कुछ ठीक, तो करीबन 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें से। तो मैं 3-4 टॉपिक करवा रहा हूँ, और ये करीबन आपके 2.5 से 3 घंटे के अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। 2.5 घंटे भी शायद नहीं लगेंगे, तो और 2.5 घंटे में आपको बिल्कुल सही से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, और बड़ा काम का आएगा, काम का है ये। मैं यूनिट नंबर 4 का रिविजन में करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं वो करवाने वाला हूँ। क्या क्या? एक तो मैं जो करवा रहा हूँ वो है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग। डॉपलर, तो एक तो डॉपलर प्रभाव पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। एक कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे, कॉम्पटन, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, भले ही आपको इस यूनिट में पहले से कुछ नहीं आता हो, ठीक है ना। तो मैं जैसे एक्सप्लेन करूँ थोड़ा थोड़ा ध्यान से देख लो, और आप चाहे तो 1.5 की स्पीड में, 1.5 की में, या 2 की स्पीड में देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो डॉपलर इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है। इसके अलावा एक और जो करवाने वाला हूँ वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बात करेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा के ऊपर बात करेंगे, मैं अभी बता दूंगा देहली ऊर्जा। और एक जो है पेयर प्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन, ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल 100% आएगा भैया, न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल का मैं पैटर्न सिखा दूंगा, उसी पैटर्न पे आएंगे न्यूमेरिकल। ये 5 चीज़ें करवाऊंगा, ये 5 चीज़ें करीबन 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी, शायद 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। इसके अलावा इस यूनिट से मैं कुछ छोटे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इस यूनिट से कुछ छोटे स्मॉल क्वेश्चंस भी कराएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कराएंगे हम लोग। तो वो करीबन आधे घंटे के वो होंगे, उसमें 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, जो प्रीवियस इसमें आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये मिलके करीबन आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से बन जाएंगे। यूनिट नंबर 4 करवा दिया मैंने। और कोई अगर यूनिट नंबर देखो फर्स्ट में, हाँ, मैथमेटिकल फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तीनों यूनिट, 3-4 यूनिट के मिला के, वो उसके एक अलग क्लिप डाला है मैंने वीडियो, वो आप देख लीजिए, उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे, ठीक है। चलिए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कहाँ से, क्या टॉपिक बताया मैंने, डॉपलर। तो इसमें जो आएगा करीबन 20-25 मिनट का वीडियो, इसमें मैं डॉपलर इफेक्ट पढ़ाऊंगा, फिर नेक्स्ट 20-25 मिनट के वीडियो में कॉम्पटन, फिर ये, और फिर ये आएगा, ठीक है। और ये देख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको कि ये इसमें से आपको करीबन 6 मार्क्स का मिल जाएगा। अगर बहुत ही अलग तरीके से पेपर बन गया तो फिर तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकता, बाकी कर लीजिए और समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा आपको। तो देखिए डॉपलर इफेक्ट से चालू करते हैं हम लोग। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, 1 सेकेंड। डॉपलर इफेक्ट, हाँ जी, देखो डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट क्या है, चीज़ है क्या ये, इसके ऊपर पहले तो बात करते हैं कि ये है क्या, डॉपलर इफेक्ट क्या है। सुनिए, विजिबिलिटी ठीक आ रही है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, विजिबिलिटी ठीक आनी चाहिए। अगर ये विजिबल है सही से, फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसको। ठीक से दिख रहा होगा शायद। जिसको इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए वो इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं, मेरे से हिंदी मीडियम में भी ले सकते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स में वैसे लैंग्वेज का इतना रोल होता नहीं है। अब देखो सुनो बात को, इसको थोड़ा सा और जूम कर लें हम लोग। इतना काफ़ी है ना। चलिए अभी सुनिए बात को। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, आप इसको बोल रहे हैं रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। ये जो यूनिट नंबर 2 है वो रिलेटिविटी की है, अपेक्षिकता। अपेक्षिकता का मतलब ये है कि एक बंदे को कुछ और चीज़ दिख रही है, दूसरे बंदे के लिए कुछ और होगे वैल्यूज़। मतलब लेंथ किसी के लिए कुछ और है, लेंथ किसी के लिए कुछ और हो सकती है। अब मैं पूरा जो डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, डिटेल में मैंने पूरा साल भर पढ़ा है, लेकिन अभी हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो रिलेटिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे एक के लिए इसका लेंथ है 4 मीटर,
तो किसी दूसरे के लिए कोई मूव कर रहा है, कोई चल रहा है उधर v वेलोसिटी से, तो उसके लिए इसका लेंथ अलग हो सकता है, किसी के लिए मास अलग हो सकता है, किसी दूसरे के लिए, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मास अलग हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए मास या कुछ भी चीजें पैरामीटर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अभी हम लोग ये जो बात करने वाले डॉपलर इफेक्ट में, हम लोग इसमें बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, कि जो आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति भी डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से एक लाइट जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ, तो मेरे लिए मान लो फ्रीक्वेंसी है f, ठीक है ना। मैं सोर्स के रिस्पेक्ट में कैसा हूँ, स्टेशनरी रुका हुआ हूँ, बट यहाँ से एक बाइक लेके एक बंदा जा रहा है, उसके लिए इसका फ्रीक्वेंसी अलग हो सकता है। बस डॉपलर इफेक्ट में यही है कि वो अलग होगा फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं यहाँ से मैं सोर्स पे हूँ, मैं टॉर्च लेके खड़ा हूँ, तो मेरे लिए सोर्स कैसा है, स्टेशनरी है। अरे सोर्स मतलब जहाँ से लाइट निकल रही है, तो मेरे लिए क्या है, ये लाइट जो सोर्स है लाइट का वो स्टेशनरी है। तो मेरे लिए मान लो कि इसका फ्रीक्वेंसी मुझे लग रहा है कि यहाँ से f फ्रीक्वेंसी की लाइट निकल के जा रही है। अब यहाँ से कोई बाइक लेके उधर जा रहा है, वो जब देखेगा इसको, वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो जब इसको देखेगा तो उसको इसका फ्रीक्वेंसी f नहीं लगेगा, कुछ और होगा। उसके लिए मान लो कि इसका फ्रीक्वेंसी f डैश, तो वो f डैश का वैल्यू कितना आएगा, वही डॉपलर इफेक्ट बताता है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है, डॉपलर इफेक्ट यही बोलता है कि गतिशील मतलब मूविंग प्रेक्षकों के लिए, मूविंग ऑब्जर्वर्स के लिए क्या हो जाता है, जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाता है, लाइट का डिफरेंट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो जो आवृत्ति है वो बदल जाती है, इस प्रभाव को हम बोलते हैं डॉपलर प्रभाव, ठीक है ना। तो चलो इसमें हम लोग ये कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन ये बना रहे हैं, देखो कि मान लो कि ये यहाँ पर एक कोई बंदा है, या ये मान लो कि यहाँ से लाइट निकल रही है, यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे बैठा है, इसका एक्स एक्सिस हो गया ये, इसका वाई एक्सिस, इसका जेड एक्सिस, इसका ओरिजिन मूल बिंदु ओ, यहाँ से लाइट निकल के जा रही है, यहाँ से टॉर्च इधर से लाइट जा रही है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाते हुए जा रही है, थीटा एंगल। अब एक बंदा है, इसको हम एस डैश बोल रहे हैं, एस डैश निर्देश तंत्र, एस डैश फ्रेम, ये पहले यहीं पे था, पहले यहीं पे था कि इक्वल टू 0 पे। अब ये इधर जाने लग गया, मान लो इधर भाग रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से ये ऑब्जर्वर इधर जा रहा है v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मान लो ये यहाँ पे है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये x डैश हो गया, इसका ये y डैश हो गया, ये z डैश हो गया, ठीक है ना, ये o डैश हो गया। और ये जब लाइट को देख रहा है, मान लो इस p पॉइंट पे, इस p पॉइंट पे लाइट को देख रहा है, तो इस p पॉइंट के लिए p पॉइंट का यहाँ से एंगल कितना है, थीटा डैश है, और इसका कितना है, थीटा है, राइट। ये यहाँ पे देख रहा लाइट को, ये यहाँ पे से देख रहा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग लाइट का एंगल है थीटा डैश, इसका कितना है, थीटा। इसके लिए इसका फ्रीक्वेंसी है f, इसके लिए f डैश। तो अब मुझे यही पता करना है कि ये जो नया थीटा डैश आया ना वो कितना आया, और ये जो f डैश आया ना ये कितना आया, क्योंकि मूविंग ऑब्जर्वर के लिए जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है ना वो चेंज हो गया, तो वो चेंज हुआ, इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। क्लियर है, इतना सेटअप क्लियर है ना। चलो अब बात को सुनिए, किसी को स्पीड थोड़ा धीरे लग रहा हो तो आप 1.5 की स्पीड में, 2.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो ना उस वे में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब सुनिए बात को, अब एक तो हो गया अपने पास में एस फ्रेम जो पहले था, एक इधर जो आगे इधर जो जा रहा है बाइक लेके बंदा, वो एस डैश हो गया है ना, एक एस हो गया, एक एस डैश हो गया, ठीक है, ये एस डैश है। अब एस फ्रेम के अंदर ये जो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है ना, तरंग जा रहा है, तो तरंग का समीकरण जो है ना, वेव का इक्वेशन, वो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, साई इक्वल टू ए ई टू पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। ये क्या लिखा मैंने, वेव का इक्वेशन लिखा। अरे वेव का इक्वेशन आपने जनरली ऐसा देखा होगा, ए ई टू पावर के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, इस तरीके से कहीं पे देखा होगा, कहीं पे कई बार प्लस आ जाता है, कई बार माइनस आ जाता है। के एक्स अगर x डायरेक्शन में जा रहा है तो x लिख देते हैं, अगर ये r वेक्टर की डायरेक्शन, ये जो इधर जा रहा था ना, इसको r वेक्टर की डायरेक्शन लिया मैंने, r वेक्टर, तो ये r वेक्टर लिख दिया यहाँ पे। तो ये देखो कैसा हो गया, k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा टी, हमने इस तरीके का वेव इक्वेशन लिया इसका, राइट। ये कॉन्स्टेंट है। k जो होता है ना, इसको बोलते हैं तरंग, इसको बोलते हैं वेव नंबर, बोलते हैं तरंग संख्या, तरंग संख्या। इसको k वेक्टर से लिखा मैंने, k वेक्टर होता है 2 पाई बाई लेमडा, इसका मैग्नीट्यूड जो परिमाण होता है वो तो 2 पाई बाई लेमडा होता है, डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिस डायरेक्शन में जा रहा हो तो उस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये k वेक्टर क्या हो गया, यहाँ पर n कैप आ गया, इसका यूनिट वेक्टर, तो k वेक्टर हो गया 2 पाई बाई लेमडा n कैप। दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके 2 कंपोनेंट ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि इधर ले रहे हैं ना हम लोग, लाइट इधर जा रही है, तो k वेक्टर की डायरेक्शन भी ये है, तो इसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, इधर kx वाला और इधर ky वाला। अरे चमक रहा ना, ऐसा है कि
ऐसा है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, तो इधर जा रहा है के की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना, ये थीटा एंगल बन रहा, तो इसका के एक्स तो इधर आ गया एक्स कंपोनेंट, और इधर वाई कंपोनेंट। ये एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका के का कॉस थीटा, के कॉस थीटा तो इधर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, के साइन थीटा। तो मैं चाहूँ तो के वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, के वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, के एक्स आई कैप डायरेक्शन में और के प्लस के वाई जे कैप डायरेक्शन में, इसके कंपोनेंट बना दिए हमने, ठीक है। अब देखिए के वेक्टर को मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे मैंने बोला कि के एक्स को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ के कॉस थीटा, ये वाला, और ये क्या हो सकता है के साइन थीटा, तो के कॉस थीटा आई कैप प्लस के साइन थीटा जे कैप, राइट। आर वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ 2D में, 2D में आर वेक्टर को लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, गॉट इट, ये ऐसे हो सकता है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे के वेक्टर डॉट आर वेक्टर है ना, तो ये के वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो देखो क्या आता है, देखो सुनो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, तो ये यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया जे कैप से, मतलब जो भी है इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट किया तो फाइनली क्या मिला मुझे, ये मिला के एक्स कॉस थीटा प्लस के वाई साइन थीटा, के बाहर ले लिया, के को 2 पाई बाय लैम्डा लिख दिया, क्योंकि पता है कि 2 पाई मैग्नीट्यूड तो 2 पाई बाय लैम्डा होता है, वेक्टर लिखते तो एन कैप और आ जाता है, ठीक है, के का ये आगे 2 पाई बाय लैम्डा, ये बच गया जो बच गया। इसको देखो मेरे को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लेके आना था, क्योंकि सारा जुगाड़ हमारे को फ्रीक्वेंसी में करना है ना, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लाने के लिए मैंने क्या किया, लेमडा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई बाई एफ हो गया, ऊपर नीचे लेमडा एफ, तो लेमडा इंटू एफ क्या होता है, सी होता है, आपने पढ़ा होगा, सी इक्वल टू न्यू लेमडा, यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम एफ से लिख रहे हैं, तो एफ लेमडा क्या हो गया, सी के इक्वल आ गया, तो जो नीचे वाला एफ लेमडा है वो क्या सी के इक्वल आ गया, तो इसको तो लिख दिया सी नीचे, और के वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या हो गया 2 पाई एफ अपॉन सी, और ऊपर ये का ये बच गया, ठीक है ना, क्लियर है, ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से ये देखो के वेक्टर डॉट आर वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ये देखो ये माइनस की तरह लग रहा है, ये माइनस मत लगाना, ये मिस्टेक किया हुआ है, माइनस नहीं है यहाँ पे प्लस ही है, ऐसी बात नहीं, माइनस लिख नहीं सकते, माइनस भी लिख सकते, लेकिन एक मान के चल लो, हम यहाँ पे प्लस लेके चल रहे हैं, तो ये आ गया अपने पास में के वेक्टर का, ये के वेक्टर डॉट आर वेक्टर का वैल्यू उसमें रखा, तो देखो ए ई टू पावर आयोटा, ये आयोटा है जिसको जे भी लिख सकते हैं, फिजिक्स में आयोटा को जे से भी लिख देते हैं, तो आयोटा है ये, 1 सेकेंड, हाँ जी, तो ये हो गया आयोटा या जे जो भी है, और ये के वेक्टर डॉट आर वेक्टर ये जो भी है ये यहाँ पे लिख दिया, बाकी वहाँ पे क्या चल रहा था साथ में ओमेगा टी भी चल रहा था, माइनस ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा टी भी आ जाएगा, ठीक है ना, ये वैसे इतना ही है, ये 2 पाई एफ सी है जो इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये इतना ही है, ठीक है, श्योर है क्या, नहीं 1 सेकेंड, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर है, तो के वेक्टर डॉट आर वेक्टर 1 सेकेंड ऊपर जहाँ रखा है, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर का वैल्यू रखा मैंने, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है, ये अंदर है, और माइनस ओमेगा टी इसके साथ में है, पूरे के साथ में ऐसा है, ठीक है, चलिए ये कैसे किया फिर, सही है, ऐसा ये 2 पाई बाई एफ, ये जो ब्रैकेट यहाँ पे लगा रखा है यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे, क्योंकि ये अलग टर्म है, इस पूरे में से माइनस ओमेगा टी हो रहा है, वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ ब्रैकेट। ओमेगा जो है 2 पाई एफ होता है, अरे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है ना, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता है, ये कोणीय आवृत्ति, ये आवृत्ति, ठीक है, तो ओमेगा ये जैसे ओमेगा ये है, ओमेगा को भी 2 पाई एफ लिख दिया, ये इसलिए लिखा है कि देखो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये ब्रैकेट यहीं पे आएगा, तो इसमें भी 2 पाई एफ है, इसमें भी 2 पाई एफ है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो दोनों में कॉमन क्या लिया 2 पाई एफ बाई सी पूरा ले लिया, 2 पाई एफ बाई सी पूरा कॉमन ले लिया, तो इसमें तो ये बच गया, इसमें देखो 2 पाई एफ तो आ गया, सी कॉमन लिया तो सी ऊपर चला गया, सी अपॉन में है ना, तो वो कॉमन ऊपर लिया तो ऊपर आ गया, तो सी इंटू टी हो गया, ये हो गया, यहां तक का गेम समझ में आया, यहां तक का गेम समझ में आ गया, चलो साई अपने पास में ये आ गया। अब देखो ये तो तरंग का समीकरण आ गया अपने पास, वेव का इक्वेशन आ गया, कौन से फ्रेम में, एस फ्रेम में, मतलब 2 फ्रेम है ना अपने पास में, एक तो जो बंदा यहाँ पे बैठा है ये देख रहा, और एक जो यहाँ से बाइक लेके या जैसे भी जा रहा है इधर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो जो बंदा देख रहा है एस डैश फ्रेम ना, ये एस डैश निर्देश तंत्र, तो एस डैश में अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो, ये एस में आ गया, एस में वेव फंक्शन तरंग फलन, एस डैश में अगर कैलकुलेट करें तो एस डैश में सारी चीजें जो भी होगी वो डैश में आ जाएगी, वेरिएबल्स, तो साई जो है वो क्या आ जाएगा इसके अंदर, डैश में आ जाएगा, तो साई क्या आ जाएगा, डैश में, साई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डैश ई टू पावर
आयोटा 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, एफ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी इसमें, एफ डैश हो जाएगा, इसमें एफ डैश कर दिया मैंने, एक्स भी एक्स डैश हो गया, थीटा भी थीटा डैश हो गया, वाई भी वाई डैश हो गया, थीटा साइन थीटा थीटा डैश हो गया, टाइम भी टी डैश हो गया, सब कुछ ये इस तरीके से आ गया, ये साइड डैश हो गया। इतनी बात समझ में आई? कुछ नहीं किया अभी मैंने, खाली एक वेव इक्वेशन लिखी है और उस वेव इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं यहां तक पहुंचाऊं, राइट? तो एक फ्रेम में ये हो गया, दूसरे फ्रेम में ये हो गया। अब देखो अब क्या करते हैं, सुना लो। अभी आगे क्या करने वाले हैं, ये जो टाइम और ये जो वेरिएबल्स है ना, इनका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब देखो क्या है, लोरेंज के रूपांतरण समीकरण होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होते हैं। मतलब एक फ्रेम में अगर आपको कुछ चीजें पता है तो दूसरे फ्रेम में आप कैलकुलेट कर सको। एक ऑब्जर्वर को पता है दूसरे में, तो उनका जो रिलेशन होता है ना, वो लोरेंज ने बताया, उनको लोरेंज रूपांतरण समीकरण, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं। वो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। ये जो यूनिट नंबर 2 का है उसमें मैंने नोट्स में लिखवा रखा, ये ऐसे होता है, एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे गामा आता है, यहाँ पे गामा है, ये गामा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है, ये भूल गया स्टूडेंट जिसने भी बनाए हैं ये नोट्स, ये क्लास नोट्स है मेरे, तो इसमें भूल गए बच्चे लिखना। तो यहाँ पे गामा आएगा, गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश। वाई का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता, ये एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वाई का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आता। मतलब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में अगर एक्स कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला ये होता है और वाई कोऑर्डिनेट का ये होता है, टाइम का कुछ और होता है, वो आगे लिखा हुआ है, अभी बता दूंगा। तो एक्स को और वाई को, ये वाला जो इक्वेशन है ना, यहाँ से मैं पुट कर सकता हूँ। मतलब एक्स का वैल्यू आ गया, गामा भी आएगा यहाँ पे, और वाई का वैल्यू, तो मैं देखो एक तो साइड ये है, एक साइड ऐसे, तो इसमें आप x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट कर सकते हो ना, तो पुट कर दो ना, x का वैल्यू पुट कर दो ये वाला, y का वैल्यू पुट कर दो ये वाला, y की जगह y डैश आ जाएगा। तो देखो पुट करो, तो इसमें आया, पुट किया तो क्या आया, ये x का वैल्यू पुट किया तो ये आ गया, cos थीटा चल रहा था, y डैश का, y का वैल्यू y डैश आएगा यहाँ पे, y का वैल्यू y डैश आ गया साइन थीटा, और ये है माइनस टी इंटू सी, ठीक है, माइनस टी इंटू सी, राइट। अब देखिए जो टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला ये होता है, इधर से देखिए, टी डैश जो होता है, टी डैश होता है वो इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर होता है। अब ये चीज़ें देखो याद रखनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज़ें पूरी आती है डिटेल में कि ये फॉर्मूला कैसे होता है। तो टी डैश जो होता है वो गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर होता है, और v अपॉन सी को हम लोग बीटा भी लिख सकते हैं, v अपॉन सी को, तो ये तो v है, एक c को ले लिया तो v एक c बच जाएगा, और इसको v अपॉन सी को बीटा लिख दिया, तो ये t डैश का वैल्यू आ गया। अगर t डैश का वैल्यू है ये है, तो अगर t का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से हम लोग कैसे करते हैं, जहाँ पर डैश लिखा हुआ वहाँ से डैश हटा देते हैं, जहाँ पर नहीं लिखा हुआ वहाँ पर लगा देते हैं, और जो वेलोसिटी होता है उसको माइनस v कर देते हैं। एक तरीका होता है, तो इसकी हेल्प से t का वैल्यू है ना फाइनली यहाँ से, इसका तो ये हट गया, यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे डैश था तो यहाँ पे डैश नहीं लगाना, गामा गामा आ गया, टी का वेरिएबल जो है यहाँ पे डैश लगा दो, और यहाँ पर जो बी, ये क्या है, वी था ना, वो तो माइनस की जगह प्लस हो जाता है, तो वो बीटा तो आएगा, वो इस तरीके का बन गया टी का वैल्यू। तो ये जो टी का वैल्यू है ये यहाँ पे रखूंगा, ये यहाँ पे टी का वैल्यू भी रखना था, ये वहाँ पे किसका किसका रख दिया, एक्स का रख दिया मैंने, वाई का रख दिया, और टी का, तो टी का वैल्यू भी रखा नहीं, टी का वैल्यू यहाँ से ये रख दो, ठीक है ना। क्या आएगा, प्लस में आएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस नहीं है, थोड़ी मिस्टेक्स कर रखे हैं इन्होंने, क्या आएगा वो प्लस आएगा, राइट। आगे चलते हैं, तो ये लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से यूज किया हमने, क्या आएगा, ये प्लस आएगा। अब देखो तो फाइनली ये मिला मुझे अभी, ये किस में आ गया, ये तो साई आया, कौन से, एस फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में अभी हमने दूसरा कैलकुलेट किया था, तो ये एस फ्रेम में आया, जो कि यहाँ पे प्लस के साथ में आ रहा है, ये एस फ्रेम में आ गया। ये जो ऊपर आता है ना, ये इसको बोलते हैं फेज, जैसे ऐसे होता है ना, e टू पावर आयोटा थीटा, जो भी आता है ना, थीटा या फाई जो एंगल है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फेज एंगल, मतलब कला कोण। तो ये कला कोण है ना, आप एक फ्रेम से देखो या भले दूसरे फ्रेम से देखो, सब में ये कला कोण है ना, फेज एंगल इक्वल होता है। मतलब इसके अंदर ये जो फाई का वैल्यू है, ये कोण हो गया यहाँ पे, e टू पावर आयोटा के साथ में जो भी लिखा वो फाई आ गया, इसमें ये फाई इस एस फ्रेम के हिसाब से, और एस डैश फ्रेम के हिसाब से जो इक्वेशन बन रही है ना, उसमें फाई, उसको फाई डैश बोलो, इसको फाई बोलो, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका ये एंगल और उस इक्वेशन में जो एंगल है ना, उन दोनों को बराबर बराबर कर दो, तो इसका ये एंगल और इसका एफ डैश में ये है, इसका ये एंगल, इनको दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो, इक्वल का पुट कर दो, क्योंकि फाई और फाई डैश क्या होगा, इक्वल होगा। तो फाई और फाई डैश क्या होगा, इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि कला निश्चर रहती है, मतलब फेज इनवेरिएंट रहता है,
इसको बोलते हैं इनवेरिएंट, मतलब एक फ्रेम से देखोगे या दूसरे फ्रेम से देखो सब में सेम रहेगा वो, राइट। तो ये हो गया। अब देखो, तो एक फ्रेम में ये लिख दिया, इधर वाला एस फ्रेम में एस डैश में ये लिख दिया, इसमें जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट होता है, 2π/c कैंसिल आउट हो गया, 2π/c कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो बचा देखो, इधर से f बचा, इधर बचा f। इसमें x डैश का, x डैश वाले कौन कौन से टर्म है देखो, x डैश के कोफिशिएंट, इसमें देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से cos थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा एक तो cos थीटा और गामा मल्टीप्लाई होगा, तो गामा cos थीटा x डैश के साथ में आ रहा है, x डैश के साथ में क्या आ रहा है, गामा cos थीटा। और यहाँ से भी x डैश का एक टर्म आएगा, यहाँ से x डैश का टर्म आएगा तो देखो c भी मल्टीप्लाई होगा, गामा भी, तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा माइनस गामा बीटा x डैश के साथ में, ये आएगा x डैश के साथ में। तो इसमें से और इसमें से x डैश कॉमन ले लो, x डैश कॉमन ले लो तो यहाँ तो बचेगा गामा cos थीटा, वहाँ पे बचा माइनस गामा बीटा, राइट, ये x डैश हो गया। इसी तरीके से y का तो एक ही टर्म है, तो ये तो y का वैसे का वैसे रख दिया। t वाला, t के पे देखो t डैश का एक टर्म तो यहाँ से मिलेगा और t डैश का एक टर्म यहाँ से मिलेगा, दोनों में t डैश कॉमन ले लिया तो ये बच गया। लेफ्ट साइड तो ये हो गया, राइट साइड जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया, कुछ है नहीं वहाँ पे। और अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपोनेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब सिंपल है, कुछ नहीं, यहाँ पर x डैश का जो गुणांक है, कंपोनेंट x डैश का, सॉरी कोफिशिएंट, x डैश का कोफिशिएंट क्या है, x डैश का कोफिशिएंट है ये इंटू ये f बाहर से आएगा, ये भी होगा इसका कोफिशिएंट, तो x डैश का कोफिशिएंट f और ब्रैकेट में गामा cos थीटा माइनस गामा बीटा, और इधर से x डैश का कोफिशिएंट क्या आएगा, इधर से x डैश का कोफिशिएंट होगा ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में ही है इधर, तो f डैश इधर से मल्टीप्लाई करो तो f डैश cos थीटा डैश, ये x डैश का कोफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे y डैश का कोफिशिएंट भी और t डैश का, तीनों के कोफिशिएंट्स का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, उससे 3 इक्वेशन मिलेंगे। तो देखो तुलना कर दो, कंपैरिजन करो। ओह वाह, क्या तुलना है, क्या कंपैरिजन हो गया यहाँ से। ठीक है, ये देखो कंपैरिजन किया हमने, तो ये मिला, ये फ्रीक्वेंसी वाले से मिल गया, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं, अभी मैंने 3 इक्वेशन ही लिखे, एक तो ये उठा ली वहाँ से, एक ये दूसरी उठा ली। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या आ गया, अभी 2 इक्वेशन ही लेके आया, तीसरी पे बात ही नहीं की मैंने। अब इन दोनों इक्वेशन का क्या किया मैंने, 7 आया 8 आया और क्या किया, x वाला आया, y वाला आया और t वाला। तीनों ले आया क्या मैं, एक सेकेंड, तीनों, अच्छा वो उल्टा हो गया, जो भी है, ये तीनों इक्वेशन आ गए। देखो एक तो ये आ गया, इसमें दूसरा इक्वेशन ये आया, और तीसरा इक्वेशन बीटा का वैल्यू v/c, v cos थीटा, ये तीसरा इक्वेशन आ गया, जो भी है तीसरा इक्वेशन तीनों आ गया। अभी देखो f गामा v/c cos थीटा माइनस, इसमें c कॉमन ले लिया, c अगर कॉमन ले लूँ, c कॉमन लूँ, या ऐसे कर लो, c को इधर डिवाइड कर दो, c को इधर डिवाइड करूंगा तो इसमें तो 1 आ जाएगा और इसमें क्या आएगा, v/c आ जाएगा, ये बचेगा f डैश बच गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, f गामा v/c का वैल्यू कहीं से पुट किया है क्या, ये v/c को लिख दिया मैंने बीटा, v/c को क्या लिखा, बीटा, तो ये हो गया बीटा cos थीटा -1। अरे v/c को मैंने अभी बोला था ना पहले बीटा होता है, इसकी स्टार्टिंग से सारी चीज़ें पढ़ते तो वहाँ पे बीटा बार बार यूज में लेते तो आदत हो जाती है। तो v/c को लिख दिया बीटा cos थीटा, और इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो ये तो 1 तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, माइनस इधर जो कॉमन लिया वो इधर वाले माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस हो गया इधर, राइट। ये f आ गया मेरे पास में। अब ये जो f और f में जो रिलेशन है, f और f डैश में ये रिलेशन आ गया, इसको f कैलकुलेट करना है तो ये इधर से ये मिल गया, ये मेरे को क्या मिल गया, ये दोनों आवृत्तियों में रिलेशन मिल गया, दोनों फ्रीक्वेंसीज में। यही तो बता रहा था कि एक फ्रेम में फ्रीक्वेंसी f है तो दूसरे फ्रेम में f डैश मिलेगी, ये रिलेशन मिल गया मुझे। एंगल का देख लो, एंगल का इक्वेशन नंबर 8 को 7 से डिवाइड कर दिया, 8 को अगर 7 से डिवाइड कर दो तो एंगल में भी पता चल जाएगा कि एक में थीटा तो दूसरे में थीटा डैश कितना आएगा, क्या रिलेशन है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इधर तो f डैश से कैंसिल आउट, इधर tan थीटा डैश बचेगा, और इधर देखो f से f कैंसिल आउट हो जाए, sin थीटा अपॉन समथिंग बचा, तो इधर बचा sin थीटा समथिंग, ये tan थीटा डैश आ गया। तो एंगल को भी चेंज कर लिया और अपन ने ये भी चेंज कर लिया। एक बार टाइम का 1 सेकेंड कितना हो गया, ये मिल गया अपने को। अब बस ये 2 कंडीशन ही बनानी, अब तो
कुछ नहीं है, ये कंप्लीट हो गया। अब तो दो कंडीशन लेने की, थीटा का दो वैल्यू के लिए, थीटा इक्वल टू समथिंग और थीटा इक्वल टू समथिंग, तो दो वैल्यू के लिए बात करनी है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, एक बार मैं थोड़ा सा रिकेप कर दूं क्या आपका? रिकेप नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। सुनो, हमने क्या किया, समझना बात को। हमने कुछ नहीं किया, हमने बोला कि एक फ्रेम है S, दूसरा फ्रेम है S डैश। फ्रेम कुछ नहीं, एक बंदा था जो पहले यहीं पे था, t इक्वल टू 0 पे दोनों समपाती थे, दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, मतलब एक ही जगह पे थे। फिर ये इधर चलने लग गया, ये S डैश है। अब वो जो लाइट यहाँ से निकल के जा रही है, इस P पॉइंट पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो इसमें थीटा है, इसका एंगल इधर जा रही है, और इसके हिसाब से इसका एंगल कितना है, थीटा डैश है। इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी f है, इसके हिसाब से f डैश है। तो f और f डैश में और थीटा डैश में रिलेशन फाइंड आउट करना था अपने को। तो हमने कुछ नहीं किया, इसमें सबसे पहले बोला कि इसमें जो इक्वेशन है साई का, वो क्या है, a e टू पावर आयोटा k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा t, ये है, ठीक है। फिर k वेक्टर और r वेक्टर का वैल्यू पुट कर दिया। क्या किया हमने, k वेक्टर और r वेक्टर का वैल्यू पुट कर दिया, और फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। इस फ्रेम में s साई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, फिर इस फ्रेम में साई डैश, मतलब इस फ्रेम में कैलकुलेट कर लिया। दोनों फ्रेम में जो कैलकुलेट किया उसमें हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन लगा के कुछ x डैश y डैश को चेंज कर दिया, और फिर फाइनली देखा कि इसका जो फेज है और इसका फेज है ना, वो दोनों सेम होते हैं। तो फाई और फाई डैश को इक्वल किया, और फाई और फाई डैश को जब इक्वल किया कि दोनों तरफ हम लोगों ने कुछ चीज़ों के कोफिशिएंट जो थे x डैश y डैश और t डैश, इन तीनों के कोफिशिएंट्स का क्या किया, मैंने कंपेरिजन किया, x डैश y डैश और t डैश का। उनका कंपैरिजन करने पे अपने को 2-3 इक्वेशन मिल गए, और उनकी हेल्प से हम लोगों ने क्या कर लिया, f और f डैश में रिलेशन और थीटा डैश में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। बस ये इतना सा सिंपल था, डॉपलर इफेक्ट हो गया, रिलेशन मिल गया। इसके बाद में दो कंडीशन है, और वो कंडीशन बहुत ईजी है। उन कंडीशन पे डायरेक्ट कंडीशन भी बोल देते हैं, डायरेक्ट कंडीशन भी बोल देता है। क्या, एक तो है लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन, जिसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। इसमें क्या, जब थीटा का वैल्यू 0 हो, तब थीटा का वैल्यू 0 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो थीटा का वैल्यू 0 है, थीटा ये जो था, ये थीटा 0 है ना। इसका मतलब ये है कि सोर्स यहाँ पर है, मतलब जहाँ से लाइट निकल रही है, और जो ऑब्जर्वर है ना, जिसको प्रेक्षक बोल रहे हो या ऑब्जर्वर बोल लो, इधर से लाइट, मतलब जो P पॉइंट है ना, वो P पॉइंट इस x डायरेक्शन में ही है। अरे जो P पॉइंट पहले ऐसे ले रहे थे ना, ऐसे, अब P पॉइंट किधर है, P पॉइंट ऐसे x एक्सिस पे ही है P पॉइंट, तो P पॉइंट x एक्सिस पे हो, थीटा 0, तो थीटा 0 वाली कंडीशन को बोलते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति, लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल वाली कंडीशन में क्या है, f डैश और वो जो दोनों का वैल्यू, दोनों फॉर्मूले आए थे ना, ये वाला है, इन दोनों में थीटा का वैल्यू 0 कर दो। एक बार थीटा का वैल्यू 180 करेंगे, एक बार थीटा का वैल्यू 0 करेंगे, बस ये दो कंडीशन है। तो थीटा का वैल्यू 0 पुट करो, तो देखो थीटा का वैल्यू 0 पुट किया, थीटा का वैल्यू 0 पुट किया, cos 0 क्या हो जाता है, cos 0 होता है 1, तो cos 0 1 होगा, तो ये बचेगा f डैश गामा 1 माइनस बीटा। वैसे तो ये मिल गया फॉर्मूला, अरे मिल गया ना ये फॉर्मूला, लेकिन इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। गामा जो होता है ना, गामा का वैल्यू होता है 1/√1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, रूट मतलब इसकी पावर 1/2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -1/2, ऐसे भी हो सकता है। तो देखो इसको कुछ नहीं किया, गामा का वैल्यू क्या हो गया, वो लिख दिया मैंने माइनस वाला, ये माइनस में है भैया, राइट, ये मिला। दूसरा नीचे 1 माइनस बीटा का वैल्यू v बाई सी, बीटा का वैल्यू v बाई सी। आगे चलिए, सॉरी, इधर देखो, गामा जो होता है क्या होता है, 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये 1/2 होता है। ये अगर ये मैं गामा रखूंगा तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू पावर -1/2 हो जाएगा। तो गामा का वैल्यू ये नीचे रखा जा रहा है, नीचे रखा जा रहा है, तो ऊपर आएगा तो पावर 1/2, यहाँ पे पॉजिटिव है, ऐसे ही है, नीचे है क्योंकि ये वैल्यू नीचे है, तो गामा का वैल्यू रखा तो ये ऊपर पॉजिटिव आ गया पावर, ठीक है, पावर पॉजिटिव आ गया, नीचे 1 माइनस वी बाई सी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। अब देखो इसको क्या कर रहे हैं, इसको नीचे ले गया मैं, नीचे ले गया तो पावर क्या हो गया, -1/2, पावर -1/2 हो गया। अब देखो क्या है 1/2, अब इसको ओपन करेंगे, एक्सपांड करेंगे, जैसे इस तरीके से आता ना 1 + x टू पावर n या 1 - x टू पावर n। ये कब, जब ये वाला x का वैल्यू 1 के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है ना, तब हम इसका क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो v है, v बाई सी स्क्वायर आ रहा ना, तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो c जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है v के कंपैरिजन में। तो v के कंपैरिजन में मतलब v मतलब जो बंदा जा रहा है उधर बाइक से या जैसे भी जा रहा है, और स्पीड ऑफ लाइट है, ये प्रकाश का वेग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ये वैल्यू काफ़ी कम होगा,
अब काफ़ी कम होगा तो इसको मैं जीरो पुट कर दूँ तो फिर तो चीज़ें सिंपल हो जाएगी, लेकिन हम लोग इसका इफेक्ट भी देखना चाहते हैं और जीरो भी पुट नहीं करना चाहते, तो हम लोग क्या करें, इसको एक्सपांसन करते हैं, इसका प्रसार करते हैं। तो प्रसार करो, देखो इसका प्रसार कर देते हैं। इसका प्रसार ऐसे होता है 1 + x⁴ n का प्रसार क्या होता है 1 + nx, दो टर्म तक, तो 1 + nx, तो देखो ये क्या हो गया 1 - v² - c²-1/2, इसका करना है तो इसमें x की जगह क्या है -v²/c², तो इसकी जगह ये लिख लो। n की पावर कितना n कितना -1/2 और x कितना -v²/c², तो n और x का वैल्यू दोनों का माइनस में तो प्लस आ गया 1 + v²/2c², तो नीचे वाला हो गया 1 + v²/2c², राइट। अब देखो इसको क्या किया मैंने, इसको फिर फाइनली अब जाके इसको अगर आप जीरो करना चाहो तो इसको, ये पूरा जीरो नहीं हुआ, ये क्या कर दिया, ये गड़बड़ किया इसने, ये जीरो नहीं किया है, ये वाले वैल्यू को इसने प्रसार करने के बाद में और सिंप्लीफाई करने के लिए v²/2c² को क्या कर दिया, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। ये नहीं आएगा 1 प्लस नहीं आएगा, ये इतना आएगा, ये ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 - v/c। ये मिल गया मुझे फाइनली, कौन सी कंडीशन में, अनुदैर्ध्य वाली में, मतलब लॉन्गिट्यूडनल है ना, लॉन्गिट्यूडनल बोल रहे हैं ना, अनुप्रस्थ बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन। तो कई बार बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर प्रभाव को समझाइए, लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए, अनुदैर्ध्य तो अनुदैर्ध्य स्थिति में डॉपलर प्रभाव को समझाइए। तो सबसे पहले तो आपको अगर डायरेक्ट ये पूछा जाए तो पहले डॉपलर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा ऊपर वाला जो डेफिनेशन वगैरह डायग्राम जो बनाया था वो बना देना, और उसके बाद में आप ये फॉर्मूले लिखना, ये एफ और ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ये दोनों फॉर्मूले लिखना और फिर डायरेक्ट ये कंडीशन पुट कर देना कि थीटा = 0 में ये कैसा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। इसके अलावा एक दूसरा कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं क्या, जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है, एक सेकेंड, इसमें क्या है S, पहले वाले में S और P पॉइंट की तरफ आ रहा था, अब की बार क्या जा रहा है, इधर जा रहा है, सोर्स से सोर्स इस तरफ जा रहा है, एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए। तो थीटा का वैल्यू कितना है 180, और थीटा का वैल्यू 180 है, तो कॉस यहाँ पे 180 या पाई जो भी है एक ही बात है, तो 180 रखो, यहाँ पे पाई रखो, कॉस पाई क्या हो जाता है -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, अब की बार क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 1 + बीटा आ गया, ठीक है, 1 + बीटा आएगा, तो गामा का वैल्यू रखा, गामा का वैल्यू वही जो -1/2 हो गया पावर में, और ये हो गया 1 + v/c आ गया। फिर वही प्रसार करने पे क्या हो जाता है, एक्सपेंशन किया तो क्या 1 + v²/2c², इसका 1 + v/c, राइट। वही अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, तो ये क्या बचा 1 + v/c, इसमें प्लस v/c बचा, उसमें माइनस v/c बचा, तो ये दोनों कंडीशन में ये चीज आ गई। ये अभी तो हम लोगों ने अनुदैर्ध्य कंडीशन के ही दो पार्ट लिए, थीटा = 0, थीटा = पाई पे, दो कंडीशन किसके लिए, अनुदैर्ध्य की, लॉन्गिट्यूडनल में दो कंडीशन ले ली। अब ले रहे हैं हम लोग ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, इसमें ले रहे हैं थीटा = π/2, मतलब P पॉइंट इस तरफ है आपका और सोर्स यहाँ पे है इस तरफ, तो वो एंगल जो बनने वाला है वो कितने का बनेगा 90 का, एंगल 90 का बन रहा है, और एंगल 90 का बन रहा है तो देखो क्या कंडीशन बनती है, बस वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे एंगल 90 रखो तो cos 90 हो जाए, cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है तो ये तो हट गया, गामा बचा, गामा का वैल्यू क्या होता है 1/√1 - v²/c², तो ये √1 - v²/c हो गया। अब इसमें भी एक अप्रोक्सीमेशन लिया कि v/c ऑलमोस्ट जीरो कर दो तो f = f' आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है। ये तीन कंडीशन अपने को मिल गई, ये डॉपलर इफेक्ट कंप्लीट हो गया है, राइट। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, लफड़ा नहीं है, f और f' में जो रिलेशन है और थीटा डैश में जो रिलेशन है वो मिल गया अपने को, तो उसमें दो कंडीशन लगा दो, एक तो अनुप्रस्थ की और एक अनुदैर्ध्य की, मतलब एक तो लॉन्गिट्यूडनल की, एक ट्रांसवर्स की। लॉन्गिट्यूडनल में दो कंडीशन लिए, थीटा = 0, मतलब उसकी तरफ आ रहा है, एक दूर जा रहा है, थीटा = 0, थीटा = पाई, और ये एक दूसरी एक अनुप्रस्थ वाली में, ये ट्रांसवर्स वाली में थीटा = π/2 रख दो, थीटा = π/2 रखेंगे तो ये अलग हो गया, राइट। ये डॉपलर इफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग, वो प्लीज़ शेयर करें दूसरे लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। और आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरे जो नंबर है ना उस पर भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपका फीडबैक कैसा है, वीडियो कैसा लग रहा है आपको, या जैसे भी, ठीक है ना, आपका जो भी रिस्पॉन्स रहता है तो वो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, राइट। और नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहना, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में, जो भी आपका मीडियम है, ठीक है। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन, मेरे को एडवर्टीजमेंट करने का ज़्यादा आदत नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हम लोग BSc का
IIT जेम का, CSR नेट के ये कोर्स अभी चल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जिसको भी एग्ज़ाम के बाद में अगर BSc का, IIT जेम का, नेट का कोई किसी का भी कोर्स करना है या किसी के बारे में पूछना है, जानना है, तो आप एग्ज़ाम बाद में जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, या बता सकते हो और लोगों को कि यहाँ पे BSc की, IIT जेम की और नेट की कोचिंग होती है। फिजिक्स मैं पढ़ाता हूँ और सब्जेक्ट्स दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, राइट। और मैं IIT बॉम्बे से पास आउट हूँ। और इसके अलावा और कुछ चीज़ें हम लोग और भी कोर्सेस लेके आ रहे हैं, अभी इंग्लिश का या कंपटीशन की क्लासेस है, और स्कूलिंग के भी और भी प्लेटफॉर्म पे चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो वो लोगों को बता सकते हैं आप, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए इसको, और ये मेहनत करिए भैया, ये बड़ी काम की चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ओके भैया।